तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नियमित और अनियमित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है। इस क्लास में हम प्रकाश के आगे का कुछ पार्ट देखेंगे, कुछ जानकारी देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये पृष्ठ है कोई, ठीक है, अपारदर्शी पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पे ये अभिलंब है। मान लो प्रकाश किरण इधर से आई, इधर से प्रकाश किरण आई, टकरा के इधर निकल गई, ठीक है। तो मान लो ये किसी कोण पे आई होगी, मान लो ये थीटा कोण पे है, तो इसके बाद ये मान लो थीटा पे आई, तो थीटा पे टकरा के जाएगी भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश किरण इस रास्ते से आई और टकरा के इधर गई। अगर हम प्रकाश का पथ बदल दें, पथ क्या करें, पथ बदल दें। बदल कैसे देंगे, उल्टा कर दें। पथ कैसा कर दें, उल्टा कर दें। तो क्या हो जाएगा, जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है उस रास्ते से हम प्रकाश को लेके आए। किस रास्ते से जा रहा है प्रकाश, इधर से आया था, प्रकाश इधर जा रहा है। अब हम क्या करें, प्रकाश को इस रास्ते से लेके आए। अगर प्रकाश इस रास्ते से आएगा तो टकरा के जिस रास्ते से आता था उस रास्ते से लौट के जाएगा। इसका मतलब प्रकाश जिस रास्ते से आता है, प्रकाश जिस रास्ते से इधर आएगा और जहां भी टकरा के जाएगा, जब हम प्रकाश के पथ को उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो जिससे जाता था अगर उससे लेके आएंगे प्रकाश को, तो ये टकरा के वापस इस रास्ते से जाएगा जिधर से आता था ये प्रकाश। बात समझे। तो इसका मतलब प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। प्रकाश किरणें उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि रास्ता बदल देंगे, रास्ता बदलेंगे तो जिधर से जाता था उधर से आएगा, जिधर से आता था उधर से जाने लगेगा। बात समझे। इधर से आएगा इधर जाएगा, अगर इधर से आने लगेगा तो उधर से जाएगा प्रकाश किरण। इसी को बोलते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है। तो आओ देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लिया जाए। तो इमेज होता है जब जहां प्रकाश किरणें मिलती हैं, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक है। अभी हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन के अनुसार देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये है उसकी परिभाषा। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे होता है ये देखना है। तो मान लो प्रकाश किरणें कहीं से टकराई, मान लो ये पृष्ठ है, मान लो पृष्ठ यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, तो सारी प्रकाश किरणें मान लो इस बिंदु पे मिली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो टकराने के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे मिलेंगे वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। हालांकि ये समांतर प्रकाश किरणें हैं तो ये नहीं मिलेंगी, लेकिन अलग अलग कोण पे अगर प्रकाश किरण आएगी, अगर मान लो एक प्रकाश किरण इधर आई, इधर निकल गई, एक इधर से आई, इधर निकल गई मान लो, तो जहां पे दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी वहां पे क्या बन जाएगा, दोनों का, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हो सकता है प्रकाश किरण मिले, हो सकता है वो ऐसा प्रतीत हो हमको कि प्रकाश मिल रहा है, ऐसा लगे कि डॉट डॉट करके उसको बनाते हैं, डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि शायद प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही हैं। इस बात को स्पष्ट देखेंगे जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे प्रकाश किरणों को या तो कहीं पे डायरेक्ट प्रकाश किरणें जाके मिल जाएंगी या तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहाँ पे प्रतीत होंगी मिलती हुई उसे वस्तु का क्या कह देंगे, प्रतिबिंब। जैसे समतल दर्पण देखे हो तो समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण कहाँ बनता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो क्या प्रकाश किरणें दर्पण को पार करके चली गई, ऐसा नहीं होता। प्रकाश किरणें दर्पण को पार करके नहीं जाती हैं, बल्कि वो प्रकाश किरणें ऐसा हमको प्रतीत होता है कि दर्पण के पीछे प्रकाश किरणें गई हैं और वहां पे प्रतिबिंब जाके बना दी, तो हमको आभास होता है। तो क्या होता है, या तो मिले वास्तव में मिल दे, या तो वास्तव में मिलेंगी, ठीक है,
वास्तव में ओरिजिनली वहां पे प्रकाश जाके वहां पे मिलेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, या तो प्रतीत होगा हम लोगों को, या तो क्या होगा, प्रतीत होगा। दो तरीके से, अगर एक्चुअल में जाके मिलेंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है। इस तरह प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार में क्या देखेंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। या तो प्रकाश किरणें वास्तव में कहीं पे मिल जाएंगी, जहां पे प्रकाश किरणें वास्तव में मिल जाएंगी उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पे हमको लगेगा प्रकाश किरण मिल रही है, जैसे हम एग्जांपल दिए ना समतल दर्पण के, जहां पे हम जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हैं उसमें प्रकाश किरणें मिलती हैं पीछे, ऐसा हमको प्रतीत होता है कि पीछे जाके प्रकाश किरणें मिल रही हैं, तब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो वहां पे हमको प्रतीत होगा मिलती हुई। और यहाँ पे क्या होगा, वास्तव में प्रकाश किरणें मिलेंगी। ये हम लोग दर्पण में देखेंगे कि कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, कहाँ पे प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं। अभी के लिए इतना जान लो कि जहाँ पे वास्तव में मिल जाएंगी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पे हमको आभास होगा, ऐसा महसूस होगा कि प्रकाश किरणें मिल रही हैं, प्रतीत होगा, वहां पे क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। इस तरह प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब दर्पण पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, दर्पण। तो चलो आओ दर्पण देखते हैं। दर्पण, ठीक, मिरर। तो दर्पण क्या होता है, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो सब क्या है, दर्पण है। ऐसा पृष्ठ जो क्या किस काम में आए, प्रतिबिंब बनाने के काम में आए। ये किस काम में आता है, प्रतिबिंब बनाने के काम में आता है। ये किस काम में आता है, प्रतिबिंब बनाने। तो ऐसा एक पृष्ठ जो प्रतिबिंब बनाने के लिए काम में आए वो क्या है, दर्पण है। दर्पण तीन तरह से होगा, एक समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, दूसरा होगा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण। अगोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने तरह का होगा, तीन तरह का। मोटा मोटा अगर कहेंगे दर्पण दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में कितने प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम लोग अभी देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है, और समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टी, कुछ खासियत इसकी देखेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण को अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, नाम से ही पता चल रहा है भाई, क्या किस काम में दर्पण को यूज कर रहे हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसे, जब प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी, कहीं से टकरा के पृष्ठ से वापस जाएंगी, कहीं पे मिलेंगी तो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ इसका कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा, प्लेन, एकदम कैसा होगा, प्लेन होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। बात समझे। अब समतल दर्पण होता है जैसे घर में जो यूज करते हैं, जो शीशा देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए शीशा जो यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। तो समतल दर्पण में देखोगे उसका पृष्ठ पूरा एकदम प्लेन रहता है, कहीं पे मुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, इसकी कुछ खासियत होती है, ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समतल दर्पण को यूज काहे लिए करते हैं, तो सबसे पहला है, अगर मान लो ये समतल दर्पण जैसे है, मान लो ये दर्पण है, तो वस्तु जितनी बड़ी होगी, वस्तु जितनी बड़ी होगी, वस्तु जितनी बड़ी होगी, दर्पण में उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण में क्या होगा, उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है कि वस्तु की जो लंबाई होगी, जितना भी उसका साइज होगा, और दर्पण में जब उसको देखेंगे तो उसका जितना साइज होगा, दोनों साइज क्या होंगे,
बराबर होंगे। मतलब अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो दर्पण में देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर ही होगी। दर्पण के अंदर जब वस्तु को देखेंगे तो कितने सेंटीमीटर दिखाई देगी? 5 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो दर्पण के अंदर देखेंगे तो कितने सेंटीमीटर की दिखाई देगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दर्पण क्या करता है, नॉर्मली इसका प्रतिबिंब बना देता है, ना प्रतिबिंब को छोटा करता है ना तो प्रतिबिंब को बड़ा करता है। जितने साइज की वस्तु रहती है उसी साइज का क्या करता है, प्रतिबिंब बना देता है। पहली खासियत ये है, जितनी दूर पर वस्तु से, दर्पण से वस्तु जितनी दूर पर होगी, दर्पण से वस्तु जितनी दूर होगी, जितनी दूर होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर बनेगा। प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से कितनी दूर बनेगा? उतनी ही दूर बनेगा। जैसे मान लो ये दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिए तुम 20 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे रख दिए? 20 सेंटीमीटर। तो जब उसका आभासी प्रतिबिंब, जो महसूस करने वाला, जहां प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो दर्पण के पीछे, जब यहाँ से दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। हमको ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पे उसका प्रतिबिंब बना हुआ है। जितनी दूर पे वस्तु उतना दूर पे प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब, सेम साइज का बनेगा और सेम दूरी पे बनेगा। तीसरी खासियत क्या है, किसी वस्तु की पूरी ऊंचाई, किसी वस्तु की क्या है, पूरी ऊंचाई या पूरी लंबाई, किसी वस्तु की पूरी ऊंचाई या पूरी लंबाई दर्पण में देखने के लिए, दर्पण में देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई का आधा, वस्तु की ऊंचाई का आधा दर्पण की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई की आधी दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी खासियत इसमें क्या है, समतल दर्पण में जितनी किसी वस्तु की जितनी पूरी ऊंचाई अगर हमको देखना है, मान लो कोई वस्तु है, मान लो ये दर्पण है, इसके सामने हमको 25 सेंटी या 20 सेंटीमीटर, मान लो 20 सेंटीमीटर का अगर कोई वस्तु का साइज हमको दर्पण के अंदर पूरा देखना है, हम चाह रहे हैं कि पूरा 20 सेंटीमीटर दर्पण के अंदर दिखने लगे, जो घर में हम दर्पण यूज करते हैं, तो दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जितना देखना है वस्तु को उसका आधा। तो कितना देखना है, 20 देखना है तो उसका आधा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कम से कम बड़ा, इतना बड़ा दर्पण होना चाहिए, तब जाके हम 20 सेंटीमीटर वाली वस्तु को देख सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके सामने दर्पण रखा हुआ है, ये चाहता है कि हम अपनी पूरी ऊंचाई दर्पण में देख लें। और मान लो ये व्यक्ति है, क्या कहते हैं, 160 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का है, 160 सेंटीमीटर। अब ये चाहता है कि हम अपना पूरा ऊंचाई दर्पण में देख लें। अगर ये चाहता है कि पूरी ऊंचाई दर्पण में देख लें तो कितनी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए, इसका आधा, इसका क्या कर दें, आधा कर दें। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर की अगर कोई दर्पण रहेगा तब जाके उसके दोगुने साइज का उसमें वस्तु देखा जा सकता है। अगर कोई 200 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी पूरी ऊंचाई अगर दर्पण में हम चाहते हैं कि वो पूरा दर्पण में दिखने लगे, तो हमको कितना दर्पण रखना होगा, कितना लंबा दर्पण रखना होगा, कम से कम 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर रखना ही होगा। 200 सेंटीमीटर तो उसकी आधी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, इतना बड़ा हमको क्या करना होगा, समतल दर्पण रखना होगा, तब जाके वस्तु की ऊंचाई देखी जा सकती है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, प्रकाश की उत्क्रमणिका, मतलब प्रकाश जिस रास्ते से आता है, अगर पथ उल्टा कर दें तो जिधर से लौट के जाता है उधर से अगर लेके आए तो जिधर से आता है उधर से लौट के जाने लगता है। प्रकाश अपना पथ एकदम उत्क्रमणीय कर लेता है, बदल लेता है आपस में। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि क्या होता है दर्पण, दर्पण में क्या देखा था कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से, अवतल और उत्तल को पढ़ेंगे। और यहाँ पे दर्पण में समतल दर्पण की जितनी खासियत थी हम बता दिए, इसको रिवाइज करना, आगे लेक्चर में देखा जाएगा।